नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक साइकोलॉजी की बुक प्रीसुएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं जितना साइकोलॉजी के बारे में पढ़ता हूँ उतना डर जाता हूँ, क्योंकि मैं यह जानने लगता हूँ कि किसी को भी मैनिपुलेट करना कितना आसान है और जाने अनजाने हम भी उसका यूज करते हैं या यूज होते हैं। कई बार तो ये इतने हिडन होते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड भी इन्हें नहीं पकड़ सकता। ये सब कॉन्शियसली होता है। ये एक तरह से किसी को जादुई गोली देने जैसा है। उस गोली को लेने के बाद वो इंसान बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करता है और उसे लगता है कि वो ही सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट में एक हैंडसम आदमी को मॉल में भेजा गया। उसको टास्क दिया गया कि वो हर मिलने वाली लड़की को डेट पर जाने के लिए पूछे, जो कि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोग अनजाने लोगों से बात करना अवॉइड करते हैं, वो भी तब जब डेट की बात हो। तो उसे बहुत जगहों से नो मिली, एक्सेप्ट कुछ यस। वो यस किसी खास दुकान के बाहर ही मिली थी। वो कोई परफ्यूम या चॉकलेट स्टोर नहीं था, बल्कि वो एक फ्लावर शॉप थी। आप ये जानते ही हैं कि फ्लावर्स रोमांस और रिलेशनशिप को सिग्निफाई करते हैं, और जब भी उस आदमी ने फ्लावर शॉप के बाहर डेट के लिए पूछा तभी उसे यस ज्यादा मिली। मजे की बात, जब उन लेडीज से पूछा गया कि क्या उन्होंने डेट के लिए हाँ उस फ्लावर शॉप की वजह से की थी, तो उनका जवाब था नहीं, ये उनकी पर्सनल चॉइस थी। तो देखा आपने, फ्लावर्स ने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस किया और लेडीज को पता ही नहीं चला। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक आदमी को डेट के लिए पूछना था, लेकिन इस बार ये देखना था कि आदमी के हाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे इंपैक्ट करता है हाँ या ना में। एक ऑब्जेक्ट ऐसा था जिससे बहुत सारे यस मिले। क्या आप गैस कर सकते हैं वो क्या था? जी हाँ, वो था गिटार केस। एक और एक्सपेरिमेंट हुआ फर्नीचर स्टोर की ऑनलाइन सर्वे में। उसमें एक ग्रुप ऑफ बायर्स को फर्नीचर के बैकग्राउंड में क्लाउड्स दिखाए गए और दूसरे ग्रुप को कॉइन्स। पहले ग्रुप ने जो फर्नीचर पसंद किए वो सॉफ्टनेस और कंफर्टेबल रिलेटेड थे, जबकि दूसरे ग्रुप ने प्राइस की वजह से अपने फर्नीचर पसंद किए। एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन दोनों ग्रुप से पूछा गया कि क्या क्लाउड्स ने या कॉइन्स ने उनका डिसीजन इंपैक्ट किया, तो जवाब था नहीं। लेकिन अगर आप बाहर से पूरी पिक्चर देखें तो पाएंगे कि एक्चुअली क्या हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट्स विजुअल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थे, यानी देखने से डिसीजंस इंपैक्ट होते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्या वर्ड्स या शब्दों से भी फर्क पड़ता है। तो आंसर है यस। एक सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को $75,000 में बेचने का प्रयास करता है और बार बार फेल होता है। लोग कहते हैं कि यह बहुत महंगा है वगैरह वगैरह। लेकिन अब सेल्समैन अपनी सेल्स पिच में कहता है कि ऑब्वियसली अब इस प्रोडक्ट के मैं $1 मिलियन तो चार्ज नहीं कर सकता ना। अब 1 मिलियन के कंपैरिजन में $75,000 चीप लगेंगे, इसलिए लोगों ने तुरंत वो प्रोडक्ट खरीद लिया और उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं हुआ कि $1 मिलियन वाली बात उन्हें इन्फ्लुएंस कर गई थी। ऐसे ही एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक हेल्थ कंपनी ने कस्टमर्स को कुछ नए एनर्जी ड्रिंक ट्राई करने के लिए दिए, लेकिन लोग तैयार नहीं हुए क्योंकि ये एक तरह से हेल्थ के साथ रिस्क था, क्योंकि ये प्रोडक्ट बिल्कुल नया था। अब कंपनी ने नया तरीका ढूंढा। उन्होंने कस्टमर्स से पूछा कि क्या वे एडवेंचरस नेचर के हैं या नहीं। काफी लोगों ने कहा कि हाँ वो एडवेंचरस हैं। तब उनसे पूछा गया कि क्या आप ये नया एनर्जी ड्रिंक ट्राई करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ। देखा आपने, सबकॉन्शियसली कैसे एडवेंचरस फील कराते ही लोगों ने उस हेल्थ ड्रिंक को ट्राई करना स्वीकार कर लिया। अब एक किस्सा जो एक लेडी के साथ हुआ था, उसमें एक बैंकर ने अपने प्लान बताने शुरू किए और वह लेडी एकदम अनमने मन से उसे सुनती रही तब तक जब तक उसने यह नहीं कहा कि अगला प्रोडक्ट वो पर्सनली अपनी माँ को भी रिकमेंड करेंगे। जैसे ही लेडी ने यह सुना, उसका सारा अटेंशन उस बैंकर की बात पर फोकस्ड हो गया। लेडी का सारा ट्रस्ट उस पर और उसके प्रोडक्ट पर बढ़ गया। बैंकर ने अपना परसुएशन का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया था, जिसे रॉबर्ट सियाल्डिनी यूनिटी कहते हैं। यूनिटी एक शेयर्ड आइडेंटिटी है जिसमें दोनों पार्टी एक फैमिली के जैसे हैं। इसलिए जब कोई हमें यह आभास करा देता है कि हम सेम फैमिली के हैं, तो उसको कन्विंस करना बड़ा आसान हो जाता है। एक और एग्जांपल में वॉरेन बफेट की बर्कशायर हाथवे के बारे में। इन्वेस्टर्स के मन में यह सवाल उठा कि वॉरेन बफेट के बाद उनका सक्सेसर कौन होगा। इस तरह के रूमर्स का जवाब बफेट ने कुछ ऐसे दिया, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली से क्या कहूँगा अगर वो मुझसे पूछेंगे कि बर्कशायर का फ्यूचर मेरे बिना कैसा होगा। फिर उन्होंने
इतने भरोसे से यह बताया कि वो इन्वेस्टर्स को तब भी वैसे ही गाइड करेंगे जैसे वो अपनी फैमिली मेंबर्स को करते हैं। मैसेज है कि सबसे पावरफुल फॉर्म ऑफ यूनिटी फैमिली में है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिटी है। एक कॉलेज प्रोफेसर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से एक क्वेश्चनेयर भरवाना चाहता था। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स तो हमेशा ठीक रहता था, पर पेरेंट्स रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होता था। उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया। क्या? यही कि स्टूडेंट्स को टेस्ट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे अगर उन्होंने सर्वे अपने पेरेंट्स से भी कंप्लीट करवाया तो। रिजल्ट 97% पेरेंट्स ने सर्वे कंप्लीट किया। हालांकि गौर से देखें तो पाएंगे उस एक पॉइंट से ओवरऑल ग्रेड में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अपने फैमिली मेंबर की मदद करने के लिए पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन 97% तक हो गया। इन सब से मैसेज ये जाता है कि अगर मैं आपको अपना मैसेज देने से पहले अगर आपकी अटेंशन हेल्पफुलनेस, फेयरनेस, रोमांस की तरफ ले जाऊं तो आप हेल्पफुल, फेयर और रोमांटिक बन जाते हैं। यानी प्रीसुएशन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके आपकी आइडेंटिटी मैं बदल सकता हूं, मैं आपको बदल सकता हूं, मैं बदल सकता हूं कि आप खुद को और मुझे कैसे देखते हैं। है ना कमाल की बात? अगला एक्सपेरिमेंट हमें यह बताता है कि हम कैसे इतनी जल्दी किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बेल्जियम में एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक मिक्सी दिखाई गई। उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया। एक के बैकग्राउंड में एक सिंगल आदमी था, दूसरे ग्रुप के मिक्सी के बैकग्राउंड में 2 लोग सेपरेटली खड़े थे, तीसरे ग्रुप में 2 आदमी शोल्डर टू शोल्डर खड़े थे। अब इनके बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए एक्सीडेंटली कुछ आइटम्स जमीन पर गिरा दिए गए, ये चेक करने के लिए कि कौन सा ग्रुप उन आइटम्स को ज्यादा उठाता है। पहले ग्रुप्स के केवल 20% लोगों ने ही वो गिरे हुए आइटम्स उठाए, जबकि थर्ड ग्रुप के 80% लोगों ने वो गिरे हुए आइटम्स उठाए। ये उतनी इंटरेस्टिंग बात भी नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो ग्रुप्स 18 महीने के बच्चों का ग्रुप था, जिनको कोई लॉजिकल रीजनिंग का ज्ञान नहीं था, ना ही वो ठीक से बात कर सकते थे। इससे ये पता लगता है कि ये कितना बेसिक है। इसके लिए कोई लॉजिक या इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। हम कितने आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। एक लैब के कोने में एक थिंकिंग मैन की पिक्चर लगा देने मात्र से रिसर्चर्स की एरर करने की टेंडेंसी घट जाती है और वो ज्यादा एनालिटिकल बिहेव करते हैं। अगर आप किसी विनिंग पर्सन की पिक्चर लगा देते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये पॉजिटिवली इफेक्ट करता है और आपके बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है। जिंदगी में ये कैसे काम करता है आइए जानिए। मेरे पास आपके लिए 6 प्रैक्टिकल टिप्स हैं, लेकिन एक क्रक्स मैं पहले बताना चाहता हूँ जो सबका निचोड़ है। अगर आप एक सीड को प्लांट करना चाहते हैं जो बड़ा होकर एक अच्छा फल दे सके, तो आपको मेनली 2 चीजें करनी होंगी। पहला, अच्छा सीड लाना होगा और दूसरा, अच्छी मिट्टी तैयार करनी होगी। मान लो अगर अच्छी मिट्टी तैयार ना हो तो क्या वो सीड फ्रूट में बदल पाएगा? मुश्किल है। तो समझिए, आपका मैसेज है आपका सीड या बीज। जितने भी आपने अभी तक एग्जाम्पल्स देखे हैं वो है मिट्टी तैयार करने के बारे में, यानी सॉइल प्रिपेयर करने के बारे में। आप क्या कहते हो वो जरूरी है, लेकिन आप उस मैसेज को देने से पहले क्या करते हो वो ज्यादा जरूरी है। आपने ये देखा ही है कि आप उस मैसेज के डिलीवरी से पहले क्या करते हो, उससे उस मैसेज को पूरी स्ट्रेंथ मिलती है। इसलिए सॉइल को तैयार करो मैसेज देने से पहले, वो चाहे एक सेंटेंस हो, एक पिक्चर हो या एक रिक्वेस्ट हो। आइए 6 टिप्स की बात करते हैं। पहला है, अगर आप कोई फ्री प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं तो क्लाइंट को देने की जगह उसको फैमिली मेंबर को दो। इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। याद है ना आपको वो एक्सपेरिमेंट जिसमें स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा मार्क दिया जाता है तो पेरेंट सर्वे को फटाफट भरते हैं। दूसरा है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक लेना हो तो क्लाइंट से ये ना पूछें कि उनका ओपिनियन क्या है या उनका फीडबैक क्या है, बल्कि उनसे पूछें आपका क्या एडवाइस है इस प्रोडक्ट को लेकर। जैसे ही आप एडवाइस शब्द का यूज करेंगे तो वो एकदम आगे आएंगे, जबकि फीडबैक या ओपिनियन में वो एक कदम पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एडवाइस शब्द यूनिटी को बताता है, टुगेदरनेस दर्शाता है। याद है वॉरेन बफेट एग्जांपल से यह रिलेट करता है और बैंकर मीटिंग से भी। तीसरा है, अगर आप सैलरी रेज की बात करना चाहते हो तो आप ये उस समय करें जब आपको कस्टमर्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा हो या आपके काम में कुछ अचीवमेंट्स हो रहे हो, यानी उस समय आपके काम सेंटर ऑफ अटेंशन में हो। याद है एनर्जी ड्रिंक एडवेंचर वाला एक्सपेरिमेंट? चौथा है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कोई कॉज के लिए डोनेशन चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आप भी उनकी तरह ही एक स्टूडेंट हैं। इससे आपकी और उनकी यूनिटी एक दिखाई देगी और आप यूनिटी प्रिंसिपल का यूज करके डोनेशन पा लेंगे। 5वां है,
अपने एनवायरनमेंट को गोल्स के हिसाब से डेकोरेट करें। इस बुक को पढ़ने से पहले मुझे लगता था कि ये बेहद मूर्खतापूर्ण है कि आप ऑफिस की वॉल्स पर या वर्क प्लेस पर मोटिवेशनल कोट्स लगाएं। आपने ये देखा ही होगा कि ऑफिस वॉल्स पर लिखा होता है करेज, सक्सेस, विनिंग, क्वालिटी, कस्टमर फर्स्ट वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीजें वास्तव में काम करती हैं, चाहे सबकॉन्शियसली ही करें। अब आप ये सोचिए कि क्या चीजें आप करना चाहते हैं और फिर उनके हिसाब से अपने रूम को डेकोरेट करें। जब मैंने अपना गोल बनाया कि मुझे $10,000 महीने के बनाने हैं, तो मैंने अमेज़न से $10,000 के डमी नोट्स खरीदकर अपनी टेबल पर रख लिए। इससे मैं अपना गोल कभी नहीं भूला। जब मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने के बारे में सोचा, तो मैंने ये फ्रेज अपने सामने लगाया, मेक मनी वर्क फॉर यू। आप भी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे फोन्स या कंप्यूटर का बैकग्राउंड इमेज चेंज करें, काम में इंस्पायर होने के लिए कोई डिफरेंट टाइप का म्यूजिक सुने, जैसे फोकस म्यूजिक यूज करें या काम म्यूजिक यूज करें। मैं कोई वीडियो बनाने से पहले अपने फेवरेट यूट्यूबर का वीडियो देखता हूं, ताकि मैं मोटिवेट फील कर सकूं। सामने वाले व्यक्ति को राइट माइंडसेट में लाने के बाद ही मैसेज डिलीवर करें। एक लेडी अपने कुलीग को यह समझाने का प्रयास करना चाहती थी कि ये अप्रोच प्रोजेक्ट के लिए बेहतर है। वो दोनों जानते थे कि ये प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट अप्रोच है, लेकिन वो यह नहीं करना चाहता था क्योंकि इससे उसका काम बढ़ता। ऊपर से उसके और उस लेडी के बीच में पिछले प्रोजेक्ट को लेकर कुछ मनमुटाव थे। उसके मन में ना की संभावना बहुत थी। 2 बार उसकी ना सुनने के बाद लेडी ने इस बुक की टैक्टिक यूज करने की सोची और सफल हो गई। गजब की बात है कि उस टैक्टिक ने काम किया। क्या किया उसने बात शुरू करने से पहले उस आदमी से बोला, याद है तुम्हें 3 महीने पहले जो चेंज तुमने सजेस्ट किया था और मैं उससे उस समय सहमत नहीं थी, फिर भी प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए मैंने वो किया था। उसने कहा, हाँ याद है, उस समय प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए मैंने तुम्हारी बात मानी और प्रोजेक्ट में अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। ये तुम्हारे या मेरे बारे में नहीं था, ये प्रोजेक्ट के लिए ही था। आज मैं तुमसे इस प्रोजेक्ट के लिए ही ये फेवर मांग रही हूँ। हमें अपनी ईगो को साइड रखकर इस चेंज को प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उसने कुछ देर सोचा, फिर यस कह दिया। मैंने क्या किया, सिंपली उसका माइंडसेट आर्ग्यूइंग से बदलकर प्रोजेक्ट के बेस्ट ऑल्टरनेटिव पर कर दिया। आप भी कई बार ऐसे ही सिचुएशन में फंस जाते होंगे। इससे बाहर निकलने के लिए आपको सिर्फ ये तय करना है कि मैसेज देने से पहले आपको क्या करना है या कहना है। उस व्यक्ति को बस सही फ्रेम ऑफ माइंड में लाना है। आपको उसे फेयर, कोऑपरेटिव, रोमांटिक फ्रेम ऑफ माइंड में लाना है, तो बस उस सेंटेंस से शुरू करो जो उसे यहाँ लाने में सक्षम हो। लेकिन ये एथिकली करना है, कोई गलत तरीके से नहीं। क्या होगा अगर आप उसका माइंडसेट एथिकली सेट नहीं करते? तो अगर आप कोई गलत टेक्निक किसी जूनियर को बताकर कस्टमर को बेवकूफ बना रहे हो, तो ध्यान रहे आपके खुद के एम्प्लॉय भी आपको इसी का यूज करके बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी इन टैक्टिक्स से अछूते नहीं हैं। कोई आपको छोटे से फेवर की याद दिलाकर आपको किसी बड़े फेवर में उलझा सकता है। हमारा नेचर फेवर रिटर्न करने के लिए हमेशा हमें मोटिवेट करता है, इसलिए सतर्क रहिए। कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएं तो आंसर देने से पहले ठहरिए और कहिए कि आप सोच कर बताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की मदद ना करें, बस ये कह रहा हूँ कि ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है, इसमें फंस ना जाएं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस था कि नंबर 1 हम समझ जाएं कि हम सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, उससे कैसे निपटा जाए। दूसरा था कि आपको तरीके बताना कि आप उसे अपनी लाइफ में, जॉब में या बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।